दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन ने अपनी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में जो अपनी पहले जो राजस्थान बोर्ड की बुक चलती थी उसके कुछ न्यूमेरिकल हैं दोस्तों, जो मैंने छांटे हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनको एक एक करके करवाता हूँ। दोस्तों देखिए, पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से अपन लोग समझेंगे कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपन को कैसे लगाना है, और जितने ज़्यादा अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वैसे ही चीज़ें अपने याद होती जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी की एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की जानी है। यदि नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है, यदि नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है तो अभिदर्शक, नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है तो अभिदर्शक एवं नेत्रिका की क्षमता क्या होगी। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि सामान्य समायोजन का मतलब क्या है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ये तो खगोलीय दूरदर्शी है, तब अपना फॉर्मूला सेम टू सेम। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता और सामान्य समायोजन होता तो इसमें आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला वो परिवर्तित हो जाता। कहने का मतलब सामान्य समायोजन का मतलब है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। उसको अपन क्या कहेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट की पोजीशन कहेंगे दोस्तों। में आवर्धन क्षमता अपन को दे दी 50 के लिए की जानी है। यदि नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है तो अभिदर्शक एवं नेत्रिका की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अपन को सबसे पहले अगले ने क्या दे दिया, मैग्नीफाइंग पावर दे दिया अपन को 50, ठीक है। और अपन को कैलकुलेट क्या करना है, अभिदर्शक एवं नेत्रिका की क्षमता क्या होगी, क्षमता ज्ञात करनी है। यानी अपन को PO ज्ञात करना है और PE ज्ञात करना है, पावर, ठीक है दोस्तों। अब अपन जानते हैं दूरदर्शी की मैग्नीफाइंग पावर -FO/FE, ये अपन को कितना दे रखा है, 50 दे रखी है। तो 50 इक्वल्स टू -FO/FE इतनी आ गई। और यहां से यदि अपन FO निकालें दोस्तों, FO निकालें तो -50FE। परिमाण रूप में इसको लिखें तो परिमाण रूप में अब नलिका की लंबाई अगले ने अपन को दे रखी है, तो अपन जानते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में नलिका की लंबाई इक्वल्स टू FO+FE। ये दोस्तों कितनी दे रखी है, 102 सेंटीमीटर बराबर FO की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, परिमाण रूप में यदि इसको लिखें अपन तो FO+FE। परिमाण रूप में FO क्या हो गया दोस्तों, FO इक्वल्स टू हो गया प्लस का 50FE, ठीक है। जैसे इसको अपन रखेंगे तो 102 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50FE+FE कितना हो गया दोस्तों, 51FE। तो FE बराबर कितना हो गया, 102/51 बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, FE की वैल्यू अपने पास में कितने आ गई दोस्तों, 2 सेंटीमीटर आ गई। तो FE की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। तो इस समीकरण से अपन बात करें तो FO इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। तो पावर PO इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/100। 1/100 तो सेंटीमीटर में है तो 100/100, 100/100 तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1D। भाई पावर इक्वल्स टू अपन जानते हैं 1/F। ये F कब जब मीटर में है
पावर को यदि अपन सेंटीमीटर में बदलें तो 100 का ऊपर गुना और 100 का नीचे, तो इस नीचे वाले को अपन सेंटीमीटर में बोल देते हैं। तो 100 यह है, 100/100 सेंटीमीटर, तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1D आ जाएगा। ऐसे ही इंप्लाइज दैट पी इक्वल्स टू कितना है दोस्तों 1/f, यानी क्या हो गया 100/2। 100/2 का मतलब कितना हो गया 50D, कितना हो गया 50 डायप्टर हो गया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पावर है वो अपन को पावर पूछ सकता है, अगला नलिका की लंबाई पूछ सकता है, फोकस दूरी पूछ सकता है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सिंपल है। बस यहाँ आके कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सेंटीमीटर में है तो कैसे निकालेंगे, 100 के ऊपर गुणा 100 के नीचे गुणा, तो ऊपर वाला 100 तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा और नीचे वाला है वो मीटर में गुणा होकर उसको क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी बुक का क्वेश्चन है, अपनी CBH की बुक का क्वेश्चन है दूसरा। हाँ ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक सरल सूक्ष्मदर्शी की, क्वेश्चन नंबर 2, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11 है, आवर्धन क्षमता 11 है। इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या ज्ञात करनी है, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें इससे स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कैपिटल D होती है, और यंग ब्लड के लिए अपन जानते हैं कि कैपिटल D इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम स्पष्टता की दूरी, आदमी की आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। अपन जानते हैं सॉल्यूशन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता क्या होती है दोस्तों 1+D/f कितनी होती है, m = 1+D/f। अपन को क्वेश्चन में दे रखा है m बराबर तो 11 दे रखी है, और d तो d की वैल्यू कितनी है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ये दे नहीं रखी, फिर भी अपन को क्या रखनी है, याद रखनी है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो 11 = 1 + 25 बटे कितना हो गया f, इंप्लाइज दैट, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो 10 = 25/f, तो f बराबर कितना हो गया भाई 25/10, यानी कितना हो गया 2.5, कितना हो गया दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कि जो अपन मैग्नीफाइंग जो ग्लास लेंगे, सिंपल जो माइक्रोस्कोप है, उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर उसकी होगी। एक बात और दोस्तों यहाँ से अपन ये क्लियर करते हैं कि m = 1+D/f है। जैसे ही अपन को सिंपल माइक्रो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो d तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, तो d को ये 1 फिक्स है 25 फिक्स है, तो f का मान कम करके अपन फोकस दूरी आवर्धन क्षमता को क्या कर सकते हैं दोस्तों, बढ़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वापस दूरदर्शी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। कितनी है दोस्तों 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, तब नेत्रिका तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी,
तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर दूरी होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। दोस्तों दोनों लेंसों की फोकस दूरी अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर दे रखा अगले ने, तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले अपन देखेंगे कि m बराबर अपन को दिया हुआ है, होता क्या है f0/fe, और दोस्तों ये कितना दे दिया अगले ने अपन को 9 दे दिया। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करें तो FO बराबर कितना आ गया -9fe आ गया। ऐसे ही अब इससे पहले जस्ट पहले अपन ने किया है। दूरदर्शी की बात करें तो L इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों FO + FE, जो ट्यूब की लेंथ होती है जिसपे दोनों जो लेंस हैं अभिदर्शक और नेत्रिका एडजस्ट होते हैं, उसकी दूरी ये होगी। यहाँ से अपन इसका परिमाण लें तो परिमाण रूप में F इक्वल्स टू कितना हो गया 9fe। तो यहाँ से L इक्वल्स टू कितनी, अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर अपन को दे रखी है, ये होगी 20। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 9fe + fe बराबर कितना आ गया 20, इंप्लाइज 10fe बराबर कितना आ गया 20, यानी fe बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यानी एक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी। तो दूसरे की फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों, इसमें अपन करेंगे तो दूसरे की FO की फोकस दूरी कितनी होगी 18 सेंटीमीटर। कितनी होगी 18 सेंटीमीटर। तो अब इसमें से अभिदर्शक की पूछे चाहे नेत्रिका की पूछे, सिंपल सी एक क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। क्वेश्चन आसान ही आएंगे, बस अपन को क्वेश्चन को अच्छे से करके लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, डिफेक्ट पे, आंख के जो डिफेक्ट हैं उस पे बेस्ड है और केवल कथन का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राशि की आंख, राशि किसी का नाम है, राशि की आंखें, राशि की आंखों का दूर बिंदु 5 मीटर है। राखी की आंखों का दूर का बिंदु 5 मीटर है। दोस्तों स्वस्थ आंख के लिए दूर का बिंदु अनंत पर होता है और न्यूनतम स्पष्ट की दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब राशि जो बच्ची है, जो भी है, उसकी आंख में कोई न कोई डिफेक्ट है। दूर बिंदु 5 मीटर है। राशि की दृष्टि के बारे में नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। यदि ऐसा क्वेश्चन आपका किया हुआ नहीं है दोस्तों तो पक्का 100% आप गलत करोगे। ऑप्शन ए है पहला, सबसे पहले ऑप्शन ए क्या है, वह दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। वह दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। वह दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा ठीक करने के लिए अभिसारी लेंस चाहिए। तथा ठीक करने के लिए उसे कौन सा लेंस चाहिए दोस्तों, अभिसारी लेंस चाहिए। तो सबसे पहले तो यही कन्फ्यूजन हो गया कि अभिसारी, ऑप्शन बी यह है, वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा दृष्टि ठीक करने के लिए उसे अपसारी लेंस चाहिए। उसे कौन सा लेंस चाहिए, अपसारी लेंस चाहिए। दोस्तों सी ए बी से क्वेश्चन है कि वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा उसे
ठीक करने के लिए उसे अभिसारी लेंस चाहिए। उसे कौन सा लेंस चाहिए? अभिसारी लेंस चाहिए। ठीक है दोस्तों। और डी यानी द क्या है? वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तथा ठीक करने के लिए उसे कौन सा लेंस चाहिए? उसे अभिसारी लेंस चाहिए। दोस्तों 4 ऑप्शन हो गए कि 5 मीटर दूर है और राशि की दृष्टि के नीचे कि वह दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसे ठीक करने के लिए दोस्तों कौन सा लेंस चाहिए? उसे अभिसारी लेंस चाहिए। वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा दृष्टि ठीक करने के लिए उसे अपसारी लेंस चाहिए। वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा उसे ठीक करने के लिए उसे अभिसारी लेंस चाहिए। और वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा ठीक करने के लिए उसे ये दोस्तों ये अभिसारी लेंस है और ये अपसारी लेंस है और ये अभिसारी लेंस है। तो सामान्य एवं मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि सामान्य एवं स्वस्थ आंख के लिए निकटतम तो कितनी होती है? डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। और दूर का बिंदु कहाँ पर होता है? दूर बिंदु दोस्तों याद रखना है, दूर बिंदु आंख के लिए कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। तो अब ये 5 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब ये कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। दोस्तों ये कौन सा? तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है इसको राशि की आंखों में मायोपिया डिफेक्ट है। राशि की आंखों में कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया डिफेक्ट है। और मायोपिया डिफेक्ट को दूर करने के लिए अपन कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से का? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और अवतल लेंस को दोस्तों अपन कौन सा कहते हैं? अपसारी। कौन सा कहते हैं? अपसारी। तो देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट है। पहले तो अपन को यह देखना है कि दृष्टि दोष कौन सा है, तो निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष है। और उसको निकट दृष्टि दोष को यानी मायोपिक डिफेक्ट है। और मायोपिक डिफेक्ट को खत्म करने के लिए अपन को कौन सा लेंस चाहिए दोस्तों? अवतल लेंस चाहिए। और अवतल लेंस को अपन कौन सा कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। आगे दोस्तों देखिए और न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये राशि वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां से मतलब कई क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर बिंब रखा है, बिंब रखा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, कोमा प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आवर्धन, क्वेश्चन नंबर 5, आवर्धन कितना होगा? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। ऑप्शन 1 कितना भाई? वास्तविक और -2, ऑप्शन सेकंड है आभासी और -2, वास्तविक और +2, और ऑप्शन डी है यानी फोर्थ ऑप्शन है आभासी और +2। इसमें 2 ऑप्शन तो अपन डायरेक्ट ही रिमूव कर सकते हैं कि आभासी होगा तो प्लस का होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सही बात है। और वास्तविक होगा तो माइनस होगा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो अब तो या तो ये है और या ये है। अब देखो एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल, बात किसकी कर रहा है? अवतल दर्पण की। तो आपको यदि रे डायग्राम याद है दोस्तों, ये देखो
रे डायग्राम याद है तो अवतल दर्पण केवल एक ही कंडीशन में आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ओ और इसके बीच में हो। भाई ऑब्जेक्ट किसके बीच में हो, वस्तु किसके बीच में हो, ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तभी मतलब क्या बनता है, आभासी और +2 बनता है। यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर तो क्या है इसकी फोकस दूरी, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट फोकस से दूर है, तो वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो -2। तो ये क्वेश्चन तो अपन ने डायरेक्ट ही मतलब डायग्राम बनाते ही अपन को समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। बाकी आप इसको 1/v + 1/u = 1/f से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यह है अवतल दर्पण है तो इधर से है, तो देखिए इसमें चिन्ह परिपाठी लगाए अपन, तो f बराबर -20 सेंटीमीटर, और वस्तु रखी है अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर बिंब रखा है, तो u बराबर कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से v निकालें तो 1/v - 1/u = -1/20, या माइनस का 1/30 प्लस होता है, तो 1/v = -1/20 + 1/30। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया, तो -20 × 60 और +30 × 60, तो कितना आ गया, -1/60। ठीक है, तो 1/v, तो v बराबर कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर का मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा, नीचे की तरफ माइनस है, तो यहाँ से m बराबर दोस्तों कितना होता है, m बराबर दर्पण में -u/u, तो माइनस का 60 और माइनस का कितना हो गया 30, 30 दूनी 60, तो कितना आ गया -2। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और डायरेक्ट डायग्राम बना के यदि अपन को पीछे की सारी चीज़ें यदि क्लियर है तो ये ऑप्शन वहाँ से भी अपन सही इसको कर सकते हैं। इस हिसाब से दोस्तों अपन को ये क्वेश्चन लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो केवल थ्योरी का ही है। अवृत्त तरंगों के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों। अवृत्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान रहता है, क्वेश्चन नंबर 6। अवृत्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान रहता है। ऑप्शन 1 पराबैंगनी किरणों के समान, पराबैंगनी किरणों के समान। ऑप्शन सेकंड है लाल वर्ण किरणों के समान, लाल वर्ण किरणों के समान। ऑप्शन थर्ड दोस्तों क्या है, पराबैंगनी किरणों से कम, पराबैंगनी किरणों से कम। ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों पराबैंगनी किरणों से अधिक, पराबैंगनी किरणों से अधिक, पराबैंगनी किरणों से अधिक। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो प्रकार से अपन कर सकते हैं। एक तो अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वहां से अपन इसको कर सकते हैं। और यहां से दोस्तों देखिए अपन बात करें स्पेक्ट्रम की, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की अपन बात करें तो पूरा GXU VIMR दोस्तों। G का मतलब है गामा रे, X का मतलब है एक्स रे, U का मतलब है अल्ट्रावायलेट, V का मतलब विजिबल, I का मतलब इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इधर से इधर जाते हैं दोस्तों तो लेमड़ा का मान बढ़ता है। अपन बात कर रहे हैं किसकी, अवरक्त की, यानी इंफ्रारेड, तो लेमड़ा R, लेमड़ा I की वैल्यू लेमड़ा वायलेट से क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। ये गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, अवरक्त, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, तो ये इधर है, तो इसके लिए लेमड़ा I का मान इससे क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। तो एक बात तो वैसे ही क्वेश्चन है बहुत ट्विस्ट वाला है, गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। देखो क्या है कि अब अपन देखें अपवर्तनांक के लिए बात कर रहे हैं, तो अपवर्तनांक है वो लेमड़ा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक क्या है दोस्तों, लेमड़ा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेमड़ा के यदि व्युत्क्रमानुपाती हो गया अपवर्तनांक, तो यहां से देखो म्यू, भाई आई ज्यादा, आई किसके लिए ज्यादा, इनके लिए, तो म्यू आई की वैल्यू कम हो जाएगी और म्यू पैरामैग्नी के लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है। तो पैरामैंगनी किरणों से कम या पैरामैंगनी किरणों से अधिक, एक तो ये ऑप्शन है इसका दोस्तों। पैरामैंगनी किरणों से क्या हो गया, अधिक हो गया ही। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अपूर्णांक क्या हो गया इसका, अवरक्त किरणों का अधिक हो गया। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन को क्या है कि जब भी अपन किसी वस्तु को गर्म करते हैं दोस्तों, जब भी किसी वस्तु को अपन गर्म करते हैं तो वस्तु को, काली कढ़ाई को जैसे ही आपने गर्म किया होगा और उसके पेंदे को अपन देखे होंगे तो वहां पे क्या लगे हुए हैं, लाल लाल कण लगे होते हैं। तो जब भी किसी पात्र को अपन गर्म करते हैं तो नीचे से जो उसके साथ में जो किरणें निकलती हैं दोस्तों, वो अवरक्त किरणें निकलती हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, सही है कि लाल वर्ण किरणों के समान है, कि वहां से जो रेडिएशन निकल रही है वो अवरक्त किरणें हैं, और अवरक्त किरणें हैं तो उनका अपूर्णांक अवरक्त किरणों के अपूर्णांक के बराबर होगा। और दोस्तों जो अपना टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको भी अपन क्या कहते हैं, अवरक्त किरणें ही बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन यदि आ जाए तो ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन भी सही हो सकता है कि अपूर्णांक है वो पैरामैंगनी किरणों से अधिक हो सकता है, या ये ऑप्शन ही हटा दे भाई, ये तो मान लो क्वेश्चन आ गया तो शक के दायरे में आ गया कि ये गलत हो सकता है। मान लो फोर्थ में आ जाए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, तब ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। और मान लो ये ऑप्शन गायब हो जाए तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये अपन यहां से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपन को पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और जहां पर भी जो सतह मिलती है वहां पर आपतन कोण का मान उसके क्रांति कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आपको पता है मर्ग मरीचिका है, हीरे का चमकना है, प्रकाशिक तंतु है, और जो अपन जाते हैं तो गर्मियों के दिनों में अपन को रोड गीली दिखाई देती है, ये भी मर्ग मरीचिका के कारण ही दोस्तों अपन को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, यह मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, जब एक बीम अपसारी लेंस से, जब एक बीम अपसारी लेंस से, जब एक बीम अपसारी लेंस से 20 सेमी दूर 20 सेमी दूर रखा है, अपसारी लेंस से कितना दूर रखा है, 20 सेमी दूर रखा है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। निम्न में से कौन सा कथन अवश्य सही होगा, निम्न में से कौन सा कथन अवश्य सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सही 1 से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक को तो सही होना ही पड़ेगा। ऑप्शन 1 है, क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है। पहला है प्रतिबिंब उल्टा है। ऑप्शन सेकंड, प्रतिबिंब वास्तविक हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक हो सकता है, प्रतिबिंब वास्तविक हो सकता है। थर्ड नंबर है, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेमी से अधिक होनी चाहिए। प्रतिबिंब की दूरी 20 सेमी से अधिक होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी से कम हो सकती है, ये तो क्या है, दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। देखो जब एक बीम अपसारी लेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अपसारी लेंस का मतलब कौन सा हो गया, यहां से अपन हो गया अवतल लेंस हो गया दोस्तों। कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस है, और 20 सेमी, एक बीम है 20 सेमी दूरी पर रखा है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है, तो ऑप्शन 1 ये गलत, ये हो ही नहीं सकता। प्रतिबिंब वास्तविक, ये हो ही नहीं सकता। अब ये 2 हैं दोस्तों,
2 है, तो इसमें क्या है, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये ऑप्शन हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर से कम हो सकती है। इसको आप डायग्रामेटिकली मतलब इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे डायग्राम बना के, ऐसे कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेमी है, तो 20 सेमी के इधर रखो और फिर इसका डायग्राम बनाओ। तो छोटा प्रतिबिंब कब बनेगा, तो अपन ये कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी 20 से कम हो सकती है। क्योंकि फोकस दूरी नहीं दे रखी, अगले ने अपन को क्या कर रखा है, इसकी है, तो ये जैसे जैसे पास में आएगा तो और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर से कम हो सकती है। नेक्स्ट दूसरा देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के, क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब, से बना प्रतिबिंब होगा। अभिदर्शक से पूछा दोस्तों, ध्यान से करना है क्वेश्चन, आभासी व बड़ा, आभासी व बड़ा, दूसरा है आभासी और छोटा, आभासी और छोटा, ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन क्या है, वास्तविक, वास्तविक व बिंदु रूप, और ऑप्शन चौथा है वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा। देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब, दोस्तों ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये छोटा और नेत्रिका बड़ा है, इससे बना, यदि आपको याद हो तो यहाँ पर ने प्रतिबिंब रखा था और यहाँ अपनी इमेज आई थी, तो इमेज क्या है, उल्टी है, तो सबसे पहले तो क्या हो गया, उल्टी है तो वास्तविक होगी, तो ये ऑप्शन हो गया इसमें करेक्ट, नो, वास्तविक और बड़ा, बिंदु रूप नहीं होगा, वास्तविक और बड़ा होगा दोस्तों, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो गया, डायरेक्ट करेक्ट हो गया। अपन को यदि डायरेक्ट इमेज याद है तो, अभिदर्शक से पूछा है दोस्तों, फाइनल इमेज नहीं पूछी है, तो अपन को यह है कि ये ऐसा है और फिर फाइनल इमेज यहां बनी थी, आपको याद हो तो रे डायग्राम, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, वास्तविक और बड़ा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक 1.47 अपवर्तनांक, एक 1.47 अपवर्तनांक के कांच के किसी उभयोतल, कांच के किसी उभयोतल लेंस को किसी दरों में डुबोया जाता है, तो यह है एक समतल, तो यह एक समतल शीट की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, समतल शीट की भांति व्यवहार करता है। इसका तात्पर्य यह है कि, इसका तात्पर्य यह है कि इस दरों का अपवर्तनांक होगा। दोस्तों इसके ऑप्शन लिखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को अपन ऐसे करते हैं, ऑप्शन में लिखूंगा कि अपन को लेंस मेकर फॉर्मूला पता है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्या बोल रहा है, 1.47 अपवर्तनांक वाला है और इसको किसी दरों में डुबाया जाता है, तो ये किसकी भांति व्यवहार करता है, समतल शीट की भांति व्यवहार करता है दोस्तों। तो इसका मतलब मैंने एक वहां भी डिस्कस किया था कि एक जादूगर है और वो जादू दिखा रहा है और वो किसी दर्पण को एक ऐसे लिक्विड में डुबो रहा है कि वो क्या हो जाए, गायब भी हो जाए। इसका मतलब कि उस लिक्विड का उतना ही अपवर्तनांक है जितना इस लेंस का अपवर्तनांक है। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये, इसको अपन लिखें तो 1/f इक्वल्स टू दोस्तों μ2/μ1 माइनस 1,
ये म्यू क्या है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो गया। और यहाँ से म्यू 2 बराबर 1.47 है, तो म्यू 1 बराबर भी कितना होगा, 1.47 होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्योंकि ये समतल सीट की भांति व्यवहार कर रहा है, तो समतल सीट के लिए फोकस दूरी का मान कितना होता है दोस्तों, अनंत होता है। तो अपन को ये फॉर्मूले से देखना है कि 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू ये क्या आ गया, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 0 आ गया, इंप्लाइज दैट एफ इक्वल्स टू दोस्तों कितना आ गया, अनंत आ गया। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा कि उस लिक्विड का अपवर्तनांक भी क्या होना चाहिए, इसके अपवर्तनांक के बराबर ही होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है कांच के अपवर्तनांक से अधिक, कांच के अपवर्तनांक से कम, और दोस्तों थर्ड ऑप्शन है कांच के अपवर्तनांक के बराबर। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, कांच के, इसका ऑप्शन मैं सही लिख देता हूं, कांच के अपवर्तनांक के बराबर होना चाहिए। बस अपनी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि बात किसकी कर रहा है, समतल सीट की बात कर रहा है। तो समतल सीट की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों, अनंत होती है। तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, यहाँ से देखो ये 1 दोनों बराबर होंगे, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 0, एफ बराबर अनंत, यानी किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये इसकी तरह व्यवहार करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण, किसी समतल दर्पण पर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, परावर्तन कोण का मान होगा, परावर्तन कोण का मान होगा दोस्तों। तो ये समतल दर्पण है, ठीक है, और ये इस पे अभिलंब है, ये आपतन ऐसे होता है, तो अपन परावर्तन कोण की परिभाषा से आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो अब अगला बोल रहा है कि अभिलंबवत आपतित होती है, तो अभिलंबवत इसका मतलब ये अभिलंब है और प्रकाश की किरण इधर से आपतित होती है, यानी I बराबर 0 है, तो R बराबर भी कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। तो उसका आंसर कितना हो गया, 0 डिग्री। बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर वस्तु रखने, 20 सेमी दूरी पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि कहाँ पर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है, फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, और फोकस पे 20 सेंटीमीटर दूरी पर आप क्या रख रहे हो, वस्तु रख रहे हो, तो यहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी और ऑब्लिकली जाएगी, तो ये कहाँ मिलेंगे जाके, अपन ने ये पढ़ी है रे डायग्राम में, अनंत पे जाके ये बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे, इसका आंसर होगा, क्या होगा, इसका आंसर होगा अनंत पर। इसका ऑप्शन जैसे क्वेश्चन आ सकता है 2F पर, ऑप्शन बी आ सकता है F और 2F के मध्य, ऑप्शन सी अनंत पर, और ऑप्शन डी बनेगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, अनंत होगा। वैसे भी यदि आप कैलकुलेट करना चाहो तो देखिए दर्पण सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, दर्पण के सूत्र में प्लस आता है। ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से f प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है, तो f बराबर कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर, और u बराबर भी कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए 1/v माइनस 20 और बराबर माइनस 1/20। पक्षांतरण करोगे तो 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/20 और प्लस 1/20, यानी 1/v इक्वल्स टू 0। 1/v इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो गया, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा जाके प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। तो चाहे अपन रे डायग्राम से इसकी वैल्यू निकाल ले, चाहे डायरेक्ट अपन रे डायग्राम बना के इसका
कंसेप्ट यदि अपने क्लियर है तो यहाँ से इसका आंसर ये सही हो सकता है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो सा भी आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक इस पे बेस्ड है अपना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखो, ये 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 11। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्लस 6d शक्ति, प्लस 6d शक्ति वाला एक उत्तल लेंस माइनस 4d शक्ति वाले एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात करो। इसमें ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन 1 है अवतल 25 सेंटीमीटर, ठीक है, उत्तल 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर है, अवतल 20 सेंटीमीटर, और ऑप्शन 4 उत्तल 100 सेंटीमीटर। कितना है? उत्तल 100 सेंटीमीटर। दोस्तों अपन जानते हैं जब लेंसों का अपन कॉम्बिनेशन करते हैं तो फोकस दूरी क्या होती है, आवर्धन क्या होता है और पावर क्या होती है, ये सारी बातें अपन पढ़े हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि कॉम्बिनेशन करें तो 1/f इक्वल्स टू कितना होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करें, P इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो जाता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सोन, और मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, M1 इंटू M2 इंटू M3 एंड सोन, इस हिसाब से गुणा। तो अपन को दे रखी है, यानी P1 बराबर प्लस 6D, P2 बराबर माइनस का 4D। तो संयुक्त लेंस की पावर कितनी होगी, P1 प्लस P2 यानी प्लस का 2D। कितनी होगी दोस्तों, प्लस का 2D, यानी 1/f इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू कितना हो गया, P हो गया, और ये कितना दे रखा है 2D। तो F इक्वल्स टू अपन बात करें तो 1/2D, सेंटीमीटर में अपन बात करें तो 100/2, तो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और पावर है वो प्लस में आई, इसका मतलब उत्तल लेंस की पावर क्या होती है, धनात्मक होती है। कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर आ गई। तो ऑप्शन कितना आ गया इसमें, सेकंड ऑप्शन अपना सही हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका अपन को पता है कि पृथ्वी से तारों से जब प्रकाश आता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भिन्न भिन्न क्या होते हैं दोस्तों, वायुमंडल की परत होती है, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अपन को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें ऑप्शन आया है अपवर्तनांक का घटना और बढ़ना, तो ये ऑप्शन इसका सही है। देखो मैं ऑप्शन बता रहा हूं कि पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसका कारण है, यह सत्य है कि तारे निरंतर हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। तारे के प्रकाश का इनके अपने वायुमंडल द्वारा आवर्ती अध्यारोपण होता है, यह बात भी सही नहीं है। इसमें एक ऑप्शन है पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तनांक का घटना बढ़ना, तो ये ऑप्शन सबसे ठीक सटीक है। हाँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी प्रिज्म से यदि पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर अपवर्तित होता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक किसी प्रिज्म से, बस कंफ्यूज करने के लिए एक रंग दिया हुआ है, किसी प्रिज्म से यदि पीला प्रकाश किसी प्रिज्म से यदि पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर अपवर्तित होता है, तब ऑप्शन 1
पहला क्वेश्चन है आपतन कोण व निर्गम कोण बराबर होते हैं। दोस्तों आगे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो न्यूनतम विचलन की बात आ गई। किसकी बात आ गई? पीला प्रकाश तो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, न्यूनतम विचलन की बात आ गई दोस्तों। तो मैंने जब ये पढ़ाया ऑप्शन, तो आपको ये पढ़ाया था कि जब न्यूनतम विचलन की स्थिति की बात करें तो ये वाली जो अपवर्तित किरण है वो क्या होती है? आधार के समांतर होती है। और यदि ये आधार के समांतर होती है दोस्तों, तो आपतन कोण और निर्गम कोण के मान क्या होते हैं? अपन ने याद हो तो I1 बराबर I2 बराबर I माना था, R1 बराबर R2 बराबर क्या माना था? R माना था। तो इसका ऑप्शन यही है, आपतन कोण व निर्गम कोण बराबर होते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपतन कोण व निर्गम कोण के मध्य कोण 90 डिग्री होता है। थर्ड ऑप्शन है आपतन कोण और निर्गम कोण की अपेक्षा छोटा होता है। और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों आपतन कोण निर्गम कोण की अपेक्षा बड़ा होता है। तो इसका आंसर यही है कि न्यूनतम विचलन, पीला प्रकाश केवल कंफ्यूज करने के लिए अपन को दे रखा है, अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। न्यूनतम विचलन दिखा तो अपवर्तित जो किरण है दोस्तों वो क्या होती है? आधार के समांतर होती है। और इस स्थिति में आपतन कोण तथा निर्गम कोण का मान दोस्तों क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्वस्थ नेत्र के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु और निकट का बिंदु, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु और निकट का बिंदु कितना होता है? तो निकटतम, न्यूनतम दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि जो दूरी न्यूनतम होती है दोस्तों वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और दूर का जो बिंदु होता है वो स्वच्छ आंख के लिए क्या होता है? अनंत पर होता है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, 100% आ सकता है। इसमें आप, ये निकट का है, ये दूर का है। मान लो ऑप्शन में निकट दूर पूछे, एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया हुआ है कि पूछा था अगले ने निकट दूर, और ऑप्शन दोनों थे। ऑप्शन ये भी था, अनंत भी था, ये भी था। तो यदि अपन ने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन अपन गलत कर सकते हैं। ये निकट का है और ये दूर का है। क्वेश्चन देखो क्या है स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए, क्वेश्चन नंबर 15, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी, स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है। इसमें पहला ऑप्शन 25 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है ब क्या है? 25 सेंटीमीटर तथा अनंत। ऑप्शन स अनंत तथा 25 सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी 0 तथा अनंत। ठीक है दोस्तों, यदि आप ध्यान से करोगे तो वह इसका ऑप्शन आंसर है, वरना आप आंसर सही भी कर सकते हो और अपना गलत हो सकता है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक साधारण खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद 16वां क्वेश्चन है। एक साधारण खगोलीय दूरदर्शी, एक साधारण खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है, की लंबाई होती है, की लंबाई होती है। ऑप्शन एक, ऑप्शन पहला क्या है? दो लेंसों की फोकस दूरी में, दो लेंसों की फोकस दूरी में अंतर के बराबर। ऑप्शन सेकंड, फोकस दूरियों के योग की आदि, फोकस दूरियों के योग की आदि। ऑप्शन थर्ड, फोकस दूरियों के योग के बराबर, फोकस दूरियों के योग के बराबर, फोकस दूरियों के योग के बराबर।
और फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर। अब इस क्वेश्चन में भी एक ट्विस्ट है दोस्तों, ये देखो साधारण, मैंने अभी बताया था नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, और अंतिम प्रतिबिंब जब बनेगा अनंत पर तो दोस्तों ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, F/Fe, यानी दोनों लेंसों की जो फोकस दूरियां होती हैं उनके योग के बराबर, यानी चौथा ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें, हाँ, वस्तु से बड़े आकार का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वस्तु से बड़े आकार का, यानी वस्तु से बड़े आकार का, क्वेश्चन नंबर 17, वस्तु से बड़े आकार का, वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है वस्तु से बड़ा। ऑप्शन 1 है उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन 2 अवतल दर्पण। ऑप्शन 3 समतल दर्पण। और दोस्तों ऑप्शन 4 है अवतल लेंस। क्या है भाई, अवतल लेंस। ये ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा है। वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, बड़ा आकार का काल्पनिक का मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाना है, और आभासी प्रतिबिंब दोस्तों क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और इसी गुण के कारण एक दर्पण का जो उपयोग है वो आपको एक्सप्लेन समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। इसमें उत्तल दर्पण नहीं होगा, इसमें अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में एक कंडीशन होगी, कौन सा, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल एंड फोकस के मध्य हो। कहाँ पर हो, पोल एंड फोकस के मध्य हो। और इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को स्ट्रीट लाइटों में कहाँ यूज करते हैं अपन, स्ट्रीट लाइट में। नंबर 1 गाड़ियों की हेडलाइट में। और दोस्तों नंबर 3 है डेंटिस्ट भी किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब तो आभासी समतल दर्पण से भी बनते हैं, लेकिन समतल दर्पण से तो छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। जबकि अपन को ये जो अपन चीज लें तो अपन को क्या करना है, अवतल दर्पण से जो देखने का जो क्षेत्र है, यानी क्षेत्र क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बनने का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। इसलिए मतलब अवतल दर्पण को इसमें क्या लेते हैं अपन, काम में लेते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है परावर्तक दूरदर्शी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में कौन सा, अभिदर्शक के रूप में कौन सा दर्पण काम में आता है। ऑप्शन 1 है दोस्तों उत्तल लेंस। दर्पण यहां पर पूछा है कौन सा काम में आता है, के रूप में कौन सा काम आता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन 2 उत्तल दर्पण। ऑप्शन 3 है दोस्तों प्रिज्म। और ऑप्शन 4 है अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। परावर्तक दूरदर्शी का मतलब वह दूरदर्शी जो अपवर्तक प्रकार के दूरदर्शी से अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि परावर्तक प्रकार के दूरदर्शी में दोस्तों जो दोनों दोस्त थे, एक तो गोलीय विपथन, कौन सा, गोलीय विपथन, और दूसरा है वर्ण विपथन। ये दोनों दोस्त कहाँ होते हैं, अपवर्तक प्रकार के दूरदर्शी में क्रिएट होते हैं। ये दोनों इसमें नहीं होंगे दोस्तों। और उसके बाद में अभिदर्शक के रूप में अपन अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और द्वितीयक एक दर्पण होता है दोस्तों, उस द्वितीयक दर्पण जब भी अपन को पूछे तो द्वितीयक दर्पण का मतलब है अपन उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे द्वितीयक दर्पण के रूप में, और अभिदर्शक के रूप में अपन किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है उत्तल लेंस की शक्ति होती है। उत्तल लेंस की शक्ति
होती है। तो उत्तल लेंस की शक्ति दोस्तों धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की शक्ति कैसी होती है? अवतल लेंस की शक्ति नेगेटिव होती है। तो जब भी अपन -d आए तो अवतल लेंस है, और +d आए तो दोस्तों कितना है, कौन सा है? उत्तल लेंस है। ठीक है। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और 20वां, इसी जो अपनी राजस्थान बोर्ड की पहले वाली जो बुक है दोस्तों, उसके मैंने जो ये क्वेश्चन करवाए हैं उसके न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल हैं, और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही अभी मैंने आप लोगों को करवाए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है जिसको अपन करने जा रहे हैं। लास्ट का क्वेश्चन है एक खगोलीय दूरदर्शी के, क्वेश्चन नंबर 20, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस की क्षमता +5D एवं 20D है, डायोप्टर है। इनसे प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इनसे प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, दोस्तों दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन सेकंड है 2, ऑप्शन थर्ड है 100, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 0.25। ठीक है। देखिए दोस्तों, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। इसका मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, और m बराबर क्या है? -FO/FE। ठीक है दोस्तों। P आपको वहां से दे रखा है, P = +5D। ये किसकी है? अभिदर्शक की, यानी इसकी FO की अपन बात करें तो P बराबर क्या है? 1/FO बराबर 5D। P को अपन 1/F लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो, इसको मैं लिखूँ तो इसको मैं FE, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/FO बटे 1/FE। ठीक है। तो m बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? FE/FO। उल्टा हो जाएगा जस्ट, अपन क्या कर दिया? अपन ने ये कर दिया। तो FE कितना है भाई? FE है 20, तो 20, और FO कितना है? 4। FO कितना? 5, तो 4 पंजो 20। इसका ऑप्शन कितना आ गया? 4 करेक्ट आ गया। ये अपन को उल्टा हो गया जस्ट, 1/F और 1/FE। डायोप्टर है तो फोकल लेंस अपन ने इस हिसाब से निकाल ली, और ये क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। दूसरा क्वेश्चन है, किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है? लेंस का आवर्धन पूछा है दोस्तों, किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है? मतलब कभी भी उस लेंस में बिंब से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा दोस्तों, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस लेंस का नाम बताइए जिसका आवर्धन 1 से कम होता है दोस्तों, और वो होता है अवतल लेंस। कौन सा होगा? अवतल होगा। गर्मी के दिनों में मरीचिका क्यों दिखाई देती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा क्या है? उस सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु कार्य करता है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है दोस्तों। इंद्रधनुष दिखाई देने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष दिखाई देने का मेन जो कारण है वर्ण विक्षेपण पहला, और दूसरा है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कलर दिखाई नहीं देते। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो डिसाइड करते हैं कि ये प्राथमिक इंद्रधनुष है या सेकेंडरी इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष का मतलब है अपन को कलर दिखाई देना, और कलर केवल और केवल वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देते हैं दोस्तों। तो इंद्रधनुष का बनना क्या है? वर्ण विक्षेपण है। निकट दृष्टि दोष क्या है? इसके संयोजन के लिए कैसा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष जिसमें मायोपिक है, ये एक डिफेक्ट है आपका निकट दृष्टि दोष। और निकट का मतलब इसको दूर करने के लिए अपन अवतल दर्पण का प्रयोग काम में लेते हैं, यानी अपन को पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है?
तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। किस पर? तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। अपन ने प्रकीर्णन पढ़ा, तो तीव्रता किसकी है? लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के क्या होती है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन करने हैं। अब मैं थोड़ी सी, मेरे पास में पीएमटी की एक सीट है, उसके कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको और करवा देता हूँ, फिर आप लोगों को क्वेश्चन लगाने हैं दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम आए तो वो पूछनी है। पहला क्वेश्चन है, सीट के क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज 20 हो गए। 21वां क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं दोस्तों कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज, जब कोई प्रकाश किरण पुंज, जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी समतल दर्पण पर, किसी समतल दर्पण पर, किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होता है, अभिलंबवत आपतित होता है, अभिलंबवत आपतित होता है, तब परावर्तन कोण का मान होगा। अभी क्वेश्चन किया था, तब परावर्तन कोण का मान होगा, कोण का मान होगा। अभी किया था दोस्तों अपन ने, थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो इसके ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कि जिस कोण से आया उसी कोण से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतन कोण, 30 डिग्री आपतन कोण पर आपतित है, पर आपतित है, 30 डिग्री आपतन कोण पर आपतित है। दर्पण से परावर्तन के कारण विचलन होगा, दर्पण से परावर्तन के कारण, दर्पण से परावर्तन के कारण विचलन होगा। विचलन पूछा है दोस्तों, तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अपन सिंपल एक डायग्राम बनाते हैं कि भाई ये समतल दर्पण है, ठीक है, और ये अभिलंब है और 30 डिग्री पर आपतन हो रहा है। कितने डिग्री पर हो रहा है? 30 डिग्री पर आपतन हो रहा है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतन कोण पर आपतित है। ठीक है दोस्तों, तो 30 डिग्री पर आपतन हो रहा है, तो विचलन आपतन ये हो रहा है, तो परावर्तन कोण का मान बराबर। अब यदि ये दर्पण नहीं होता तो प्रकाश किरण की डायरेक्ट ये डायरेक्शन होती, ये डायरेक्शन होती दोस्तों, तो यहाँ से ये पूरा कोण कितना होता? एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। 180 डिग्री में ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये जो विचलन कोण है डेल्टा, इसका मान कितना हो गया? 120 डिग्री। यानी अपना आंसर कितना आ गया? 120 डिग्री इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हैं, दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हैं, दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हैं, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती के प्रतिबिंबों की संख्या होगी, मोमबत्ती के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिबिंबों की संख्या अपन ने पढ़ी थी 360 डिग्री अपॉन थीटा। ठीक है, देखो लंबवत रखे हैं, इसका मतलब थीटा बराबर कितना है दोस्तों? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री बटे 90 डिग्री, और 9 चौक 36 कितने हो गए? 4। तो ये हो गई सम संख्या, तो सम हो गई तो -1। कितने प्रतिबिंब होंगे दोस्तों? 3 प्रतिबिंब होंगे मोमबत्तियों के। कितने प्रतिबिंब हो जाएंगे? 3 प्रतिबिंब हो जाएंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूज होने के कारण अपन क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। क्या है? एक आदमी स्थिर समतल दर्पण की ओर,
एक आदमी स्थिर समतल दर्पण की ओर, एक आदमी स्थिर समतल दर्पण की ओर 15 मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। के वेग से क्या कर रहा है दोस्तों? गति करता है। उसके प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष पूछा है दोस्तों? दर्पण के सापेक्ष उसके प्रतिबिंब का वेग होगा। ऑप्शन 1 है 7.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 7.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 30 मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 45 मीटर प्रति सेकंड। यदि अपन ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा और अपन ने जो स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट लगाई थी वैसे यदि क्वेश्चन को गलत किया तो दोस्तों आप 30 करके आओगे, 30 ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यदि ये समतल दर्पण है और यदि कोई ये ऑब्जेक्ट है समतल दर्पण पर इधर v वेग से भाग रहा है तो इसकी इमेज इधर आ रही है, तो इसके सापेक्ष यानी बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग दोस्तों 2v वेग से भागेगा। यदि अपन को यही क्वेश्चन क्या करता कि एक आदमी स्थिर समतल दर्पण की ओर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, उसके प्रतिबिंब का वेग बिंब के सापेक्ष, यदि दर्पण की जगह बिंब क्या आ जाता, बिंब आ जाता, तो ऑप्शन क्या होता 30 मीटर प्रति सेकंड सही हो जाता दोस्तों। लेकिन अगले ने क्या पूछा है? प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष। दर्पण तो स्थिर है, दर्पण में कोई दौड़ नहीं हो रही, तो दर्पण स्थिर है तो दोस्तों इसका वेग कितना होगा? 15 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। यदि क्वेश्चन को अपन ने ध्यान से नहीं पढ़ा दोस्तों तो ये 100% क्वेश्चन गलत होगा। जबकि यदि यहां बिंब के सापेक्ष पूछे, इसी क्वेश्चन को बिंब के सापेक्ष पूछे तब तो इसका आंसर कितना आएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। और यदि दर्पण के सापेक्ष पूछा अगले ने, तो दर्पण तो स्थिर है भाई, तो दर्पण के सापेक्ष पूछा है तो इसका आंसर कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा भी अपन ध्यान नहीं देंगे दोस्तों तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो समतल दर्पण, क्वेश्चन नंबर 25। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं तथा उनके बीच एक वस्तु और रखी है। दर्पण M2 से प्रथम तीन प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? क्वेश्चन अपन को डायग्राम बना के दे रखा है। पहले तो ये है और दोस्तों ये है, ये जो दर्पण है ये M1 है, ये दर्पण है वो M2 है। M1 M2 दोनों दर्पणों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 15 सेंटीमीटर। और एक जो ऑब्जेक्ट है O है वो M2 दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब अपन को ऑप्शन दे रखा है, पहला है 5, 10 और 15। ऑप्शन सेकंड है 5, 15, 30। और ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 5, 25, 35। और ऑप्शन फोर्थ है 5, 15, 25। ये ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, कि पहले तीन प्रतिबिंब, तो पहला तो सेम टू सेम है
कि ये 5 है तो जस्ट इसके इधर क्या बनेगा, प्रतिबिंब, यानी ये फर्स्ट हो गया, यानी 5 5 तो सब में है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा प्रतिबिंब इससे बनना है, तो ध्यान देंगे अपन कि ये M1 दर्पण है और ये इस M1 दर्पण से ये वाला कितनी दूरी पर है भाई, टोटल 15 है, ये 5 है, तो ये कितना हो गया, तो इस M1 से ये कितनी दूर बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। तो दूसरा प्रतिबिंब ये देख सकते हैं उसमें अपन, तो दूसरा प्रतिबिंब देखो ये यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक आ गया तो कितना हो गया, 10 और 15 25। अब ये टोटल कितनी दूरी पर हो गया दोस्तों, 10 15, ये 15 25 हो गया ना, कि भाई ये हो गया 25। तो ऑप्शन तो अपना यही क्लियर हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, ये हो गया 25 सेंटीमीटर पर, कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसकी इमेज इधर से अपन देखें भाई, ये हो गया। अब इसकी इमेज यहीं से देख लें अपन, तो यहीं से तो इमेज ये है, अब इस दर्पण से ये इमेज देख लें, इस दर्पण से ये इमेज देख लें, तो यहाँ से ये कितनी दूरी हो जाएगी भाई, 25 भाई 25, और तो ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो 25 + 10 कितना हो जाएगा, 35, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 3 जो इमेज आएंगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है जो मैं करवा रहा हूँ कि एक 6 फीट लंबा आदमी है और उसको अपनी पूरी इमेज किसी दर्पण में देखनी है, तो उसको दर्पण की हाइट कितनी चाहिए दोस्तों, तो उसको 3 फुट का दर्पण चाहिए। ये मैं पहले भी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि आंखें अपनी मैक्सिमम हाइट से कुछ नीचे होती हैं, लेकिन इन आँखों की हाइट में अपन को दिमाग नहीं लगाना, केवल अपन को अपनी पूरी हाइट पर ऑब्जर्व करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 6 फीट लंबा एक आदमी उसकी पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है। ये 6 फुट का कोई आदमी है, वो अपनी पूरी इमेज किसी दर्पण में देखना चाहता है, तो दर्पण की आवश्यक न्यूनतम लंबाई कितनी होगी दोस्तों, तो वो 3 फीट लंबाई की होगी। ऑप्शन है 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, तो कितनी होगी, जस्ट आधी। ऐसा ही एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला और है दोस्तों, इसी पे देखो, एक आदमी की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, आदमी की ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर, तथा उसकी आंखें उसकी चोटी से 10 सेंटीमीटर नीचे हैं। आदमी की जो आंखें हैं अपने चोटी से 10 सेंटीमीटर नीचे हैं, तो आंखों की हाइट कितनी होगी दोस्तों, 170 सेंटीमीटर होगी। अब बोल रहा है अपनी पूरी ऊंचाई पैर के अंगूठे से सिर तक, पैर के अंगूठे से सिर तक देखने के लिए वह अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समतल दर्पण का उपयोग करता है। 1 मीटर की दूरी पर कोई समतल दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी। यानी इस क्वेश्चन में केवल और केवल अगले ने बार बार आप लोगों को क्या कर रहा है, अगला कंफ्यूज कर रहा है कि आप गलती करो, लेकिन अपन को कुछ गलती नहीं करनी, सीधी सी बात है। 180 सेंटीमीटर पूरी हाइट है, तो कितना अपन को 90 सेंटीमीटर का क्या चाहिए दोस्तों, समतल दर्पण चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने आप लोग कर लोगे उतने फॉर्मूले याद होते जाएंगे, उतने ही कंसेप्ट क्लियर होती जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 26, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को दर्पण से 14 सेमी, यदि वस्तु को दर्पण से 14 सेमी की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। नंबर ऑप्शन 1 है दर्पण के सामने 6.2 सेंटीमीटर पर। ऑप्शन सेकंड है दर्पण के पीछे 6.2 सेमी पर।
ऑप्शन थर्ड है दर्पण के सामने 51.3 सेंटीमीटर पर, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों दर्पण के पीछे 51.3 सेंटीमीटर पर। ठीक है भाई, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का मतलब ये, और ये पॉलिश इधर हो गई, और ये पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई। दोस्तों क्या बोल रहा है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली दूरी कितनी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और वस्तु को दर्पण से 14 सेमी की दूरी पर रखा गया है। ये कितनी दूरी पर रखा गया है, 14 सेमी की दूरी पर रखा गया है वस्तु को, और वस्तु से प्रकाश ऐसे आपतित हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। अपन ये सारी दूरी ऐसे लेंगे, इसको अपन ऐसे मेजर करेंगे, तो u बराबर कितना आ गया माइनस का 14 सेंटीमीटर। प्रकाश इधर से आपतित हो रहा है, तो r बराबर कितना हो गया दोस्तों प्लस का 20 सेंटीमीटर, यानी f इक्वल्स टू कितना हो गया r/2 यानी प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब अपन को f दे दिया, u दे दिया, तो अपन को 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f निकालना है। तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों 1/10, और माइनस ये इधर आ गया, तो माइनस माइनस का प्लस का 14 आ गया। लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इधर लाएंगे तो माइनस का 1/u, और माइनस ये पहले से है तो प्लस 14, तो 10 गुणा 14, तो ये आ गया 14। ठीक है, और प्लस ये कितना आ गया भाई 10, तो कितना हो गया 24/140, कितना हो गया 24/140। तो v बराबर प्लस का आया है, प्लस का आया तो किधर बनेगा दोस्तों, इधर या इधर, प्लस का आया तो इधर बनेगा। तो दर्पण के पीछे 6.2 सेंटीमीटर, ये दर्पण के आगे है और ये दर्पण के पीछे है। प्लस का आया तो ऊपर की तरफ ही बनेगा भाई। देखो v बराबर कितना हो गया 140/24, इसको काटेंगे तो कितना हो गया 70/12, यानी 35/6। ठीक है, और लगभग कितना आ जाएगा ये 6×36 यानी 6 पॉइंट समथिंग। 70 कितना आ गया 24 आ गया, 10 से 14 24 हो गए, 14 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर, सॉरी ये 22 है, तो 22 है तो ये 11 हो गया, तो 1/11 और ये 11 हो गया, तो ये 14 आ गया, ये 11 आ गया, तो ये 25/140 और 11 कितना हो गया 151, 25/151 हो गया, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर आ जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन अपन को करना है। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये वाला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अवतल दर्पण के सामने स्थित, अवतल दर्पण के सामने स्थित, अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब, किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब, किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, के बीच न्यूनतम दूरी होगी। यदि क्वेश्चन को अपन ने ध्यान से नहीं किया तो गलत करेंगे, पक्का गलत करेंगे। f, ऑप्शन सेकंड 2f, ऑप्शन थर्ड 4f और ऑप्शन 4 0। अवतल दर्पण के सामने स्थित है दोस्तों। अवतल दर्पण का रे डायग्राम सबको याद है, ऐसे बनाया था, और ऐसे 5 केस याद करो, और उसमें से एक केस दोस्तों वो भी है कि जब वस्तु को C पे रखेंगे तो उल्टा और उतने ही आकार का क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, उतने ही आकार का क्या बनेगा दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु, ये वस्तु है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब, ये उसका वास्तविक प्रतिबिंब है, के बीच न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, इसका ऑप्शन क्या हो गया 0 हो गया। यदि तुक्का लगाओगे तो आपको पता है कि 0 तो एक है, ये अलग है, तो तुक्का लगाओगे तो क्वेश्चन अपना
गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मान। अब ऑप्शन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मान, ऑप्शन ए है लाल प्रकाश के लिए अधिकतम, ठीक है, नीले प्रकाश के लिए अधिकतम, श्वेत प्रकाश के लिए अधिकतम, और ऑप्शन फोर्थ है सभी रंगों के लिए समान। तो दोस्तों जब अपन फोकस दूरी की बात कर रहे हैं तो फोकस दूरी में रंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो सभी रंगों के लिए समान क्या होता है दोस्तों, सभी रंगों के लिए क्या होता है दोस्तों, समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और कोई नहीं। छोटा बन रहा है, पहले तो अपन ने ऐसा केस क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें बड़ा बन रहा था। कैसा बन रहा था, बड़ा बन रहा था, लेकिन इसमें छोटा बन रहा है। तो छोटे के लिए दोस्तों अपन किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, प्रकाश के किस गुण से रंगों का निर्धारण करते हैं। प्रकाश में क्या गुण है जिससे रंग निर्धारित होते हैं। नंबर 1 है आवर्ती, ऑप्शन सेकंड है आयाम, ऑप्शन थर्ड है तरंग दैर्घ्य, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों वेग। तो वैसे यदि आवर्ती और तरंग दैर्घ्य दोनों आए तो रंग का डिसाइडेशन अपन मोस्टली आवर्ती और तरंग दैर्घ्य दोनों से ही करते हैं, लेकिन जब आवर्ती और तरंग दैर्घ्य आए तो अपन को ऑप्शन आवर्ती ही लगाना है, अदरवाइज एक ऑप्शन ही आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा नहीं। वही रंग का निर्धारण अपन तरंग दैर्घ्य से कर सकते हैं। अपन को पता है कि विबग्योर जब अपन बात करते हैं, किसकी, विबग्योर की बात करते हैं, तो ज़्यादा लेमड़ा किसका होता है, रेड कलर का होता है। या अपन कह सकते हैं कि भाई आवर्ती सबसे कम किसकी होती है, रेड कलर की होती है। तो दोनों ही पैरामीटर रंग को डिसाइड करने के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है दो द्रव, क्वेश्चन नंबर 29, दो द्रव x तथा y, दो द्रव x और y जिनकी तरंग दैर्घ्य कितनी है दोस्तों, क्रमशः है 3500 एंगस्ट्रम और 7000 एंगस्ट्रम है, तो क्रांतिक कोण होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपन इसके लिए अपूर्णांक निकालें। तो अपूर्णांक अपन जानते हैं 1/λ, म्यू है वो लेमड़ा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो μ2/μ1 अपन दोस्तों निकाल लें, तो μ2/μ1 कितना होगा, 7000/3500 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी म्यू का मान कितना हो गया दोस्तों 2। अब म्यू और इसमें क्या होता है साइन IC, तो साइन IC क्रांतिक कोण बराबर कितना हो गया दोस्तों 1/2। तो IC बराबर कितना होगा साइन इनवर्स 1/2। साइन की लाइन में 1/2 मान किसका होता है दोस्तों, तो IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, और IC बराबर कितना हो गया दोस्तों 30 डिग्री। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसमें जो ऑप्शन है वो है 60 डिग्री, ऑप्शन सेकंड है 45 डिग्री, ऑप्शन थर्ड है 30 डिग्री, और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 30 डिग्री हो गया। और अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्घ्य की क्या होती है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसका ग्राफ अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन अपन और कर सकते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या दोस्तों कितनी होगी, जस्ट डबल होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। इस हिसाब से अपन ने 30 क्वेश्चन दोस्तों कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज बता दिए हैं, चाहे आपको सरल लगे हों चाहे हार्ड लगे हों। और कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन मैंने आपको चालू सेशन में आपको करवा दिए हैं जब अपना चैप्टर चल रहा था। तो जैसे विक्षेपण क्षमता है उस पर बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। तो टोटल मिला के मैं मान रहा हूँ कि 45 प्लस या 50 तक मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। पूरा मैंने टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है। अब 50 क्वेश्चन यदि आप और लगा लोगे मेरे अलावा, जो मैंने बताए हैं उनको तो आप पढ़ ही लोगे,
मेरे अलावा यदि 50 क्वेश्चन दोस्तों आप और लगा लोगे तो इस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना है वो न के बराबर हो जाएगी और अपना कॉन्फिडेंस लेवल है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे अपन नेक्स्ट जो यूनिट कल से स्टार्ट करेंगे वो वेव ऑप्टिक्स की यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो भी काफ़ी आसान है, तो अपन बने रहेंगे इसके साथ में। दूसरा दोस्तों, जो आपके साथी हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या बीएससी के बच्चे जो बीएससी की किताब पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स को मैंने स्टार्ट कर रखा है, तो मैं उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि थ्योरेटिकल बच्चे भी उसको आराम से पढ़ लें। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इनको अपने ग्रुप्स में भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।